अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। हेडलाइन से आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना मजीद 101 जाने ले गया। 24 घंटे में 3,500 से ज़्यादा अफराद वायरस में मुब्तला हो गए। NCOC ने 18 साल से कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी। आपको बताएं कि वायरस से पंजाब में 39, सिंध में 34 और खैबर पख्तूनख्वा में 25 मरीजों का इंतकाल हुआ। मस्बत केसेस की शरह 6.63% रही। कोरोना से मजमूई अमवात 25,889 हो गई हैं, जबकि मुल्क भर में फ़ाल केसेस 93,901 हैं। 15,90,000 शहरियों ने एक दिन में वैक्सीन लगवा कर रिकॉर्ड बना दिया। असद उमर ने ट्वीट में बताया कि 40% आबादी की वैक्सीनेशन का 20 शहरों में हदफ हासिल कर लिया गया है। 18 साल से कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, जबकि NCOC के मुताबिक कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद फाइज़र वैक्सीन लगवा सकते हैं। लाहौर इंतज़ामिया ने आज से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला किया। पेट्रोल पंप्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रेस्टोरेंट्स में सर्विसेज सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही फराहम की जाएंगी। हुकूमत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है, इसी पर हम बात कर लेते हैं। हमारी नुमाइंदा शाहीन मशाल हमारे साथ हैं। शाहीन, बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मारूफ, जैसा कि आपको पता है कि आज से ज़िला इंतज़ामिया ने ये ऑर्डर्स जारी किए थे कि हर तरह की सर्विस उन अफराद के लिए बंद कर दी जाएगी जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर जो वैक्सीनेशन कार्ड इनके पास नहीं होगा। ना वो किसी शॉपिंग मॉल में जा सकते हैं, ना वो ट्रैवल कर सकते हैं और ना ही वो पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा सकते हैं। लेकिन जब आज हमने इस हवाले से विज़िट किया है तो सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स दिखाई दी है। इसके जहाँ जहाँ कैमरा रहा है वहाँ पर चेकिंग की गई है। जितनी देर हम लोग कैमरा लेके खड़े रहे हैं वहाँ पर पेट्रोल भी देने वालों को चेक किया गया है कि आपके पास कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड है। यहाँ पर भी चेकिंग हुई है, शॉपिंग मॉल्स में भी चेकिंग हुई है। जैसे ही हम साइड पर हुए हैं और अगर छुप के फुटेजेस बनाई हैं तो वो ऐसे ही है कि कोई नहीं पूछ रहा, और उल्टा शहरियों को ये बताया जा रहा है कि अगर कोई आपसे पूछे कि आपने कोरोना वैक्सीनेशन लगवा ली है और आपके पास उसका कोई कार्ड या मैसेज है तो आप उनको बताइएगा कि हाँ है। और अवाम इस बारे में बता भी रहे हैं कि हमने कोरोना वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है, उसके बावजूद जो हमें तो शाहीन, किसी दायरे में कंप्लेंट्स नहीं की जा रही हैं इस हवाले से, क्योंकि इक़दामात तो बरअक्स हो रहे हैं? बिल्कुल, जो ज़िला इंतज़ामिया है वो इस हवाले से मज़ीद हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी टीमें जो हैं वो चेकिंग कर रही हैं और उनका ये कहना था कि हमने बैनर्स हर जगह पर लगवाए थे। एक जो बस अड्डा है गवर्नमेंट का, सिटी टर्मिनल है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी यही सूरत हाल है। और यहाँ की जो इंतज़ामिया है वो ये कह रही है कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि हमने चेकिंग करनी है। हम तो सिर्फ ये पाबंदी यकीनी बना रहे हैं कि तमाम अफराद जो हैं वो मास्क ज़रूर लगा लें। ये किसी ने नहीं बताया कि आपने उनका वैक्सीनेशन कार्ड जो है वो चेक करना है। इस हवाले से ये लोग लाइल में ना यहाँ पर किसी किस्म के कोई बैनर्स दिखाई दिए गए हैं। बैनर्स जो है वो पेट्रोल पंप जो मालिकान है उन्होंने लगवा दिए हैं, वहाँ पर लगे हैं। दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया के जो कमिश्नर हैं और जो दूसरे DC साहब हैं वो यही कहते हैं कि भाई हमारी टीमें इस वक्त फील्ड में हैं, चेकिंग हो रही है। जो लोग जिनके पास किसी किस्म का कोई कार्ड या मैसेज नहीं है कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से, उन लोगों को कोई सर्विस फ्राहम नहीं की जा रही। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स, लेकिन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स दिखाई दे रही है। आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और कराची वालों, तैयार हो जाओ क्योंकि दूध महंगा होने जा रहा है और 1-2 रुपए नहीं, पूरे 20 रुपए लीटर महंगा होगा। डेयरी फार्मर्स एक्शन कमेटी स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर 5 सितंबर को इजाफे का ऐलान करेगी। कीमतें पूरे मुल्क में बढ़ेंगी, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने ये भी बता दिया। मुल्क में दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं। अवाम जेब ढीली कर लें, दूध की कीमतें मजीद बढ़ने जा रही हैं। 130 रुपए में मिलने वाला दूध अब 150 रुपए तक मिलेगा। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने समा से गुफ्तगू में वजूहात बता दी। दूध की कीमतें हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के हाथ में, वफाकी गवर्नमेंट के हाथ में, जिसकी बुनियाद पे अजनास मुसलसल महंगे होते जा रहे हैं। ये अजनास को एक्सपोर्ट कर देते हैं, जानवरों की नस्ल कशी हो रही है जिसकी बुनियाद पे अजनास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। शाकिर गुज्जर का कहना है जिन अजनास की कीमत 15 रुपए किलो थी वो अब 45 की मिल रही है। भूसा, चोकर, मकई सब एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत दूध की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। ये करप्शन है और यकीनन दूध के पैसों में हर जगह पैसा इन्वॉल्व रहा है माजी में।
اور اب بھی ان کی توقعات یہی ہیں کہ جی ہم انہیں پیسہ دیں. ہم انہیں پیسہ ہرگز نہیں دیں گے جی. اگر یہ ہم پہ کریک ڈاؤن کریں گے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں. شاکر گجر کے مطابق کراچی ایک صنعتی شہر ہے. یہاں مزدور اور چارہ سب اندرون سندھ یا پنجاب سے آتا ہے. اس وجہ سے یہاں دودھ کی قیمت زیادہ ہے. اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ کمشنر کراچی نویز شیخ مافیا کے آدمی ہیں. دودھ کی قیمت کنٹرول کرنا ان کی ذمہ داری ہے، مگر وہ صرف سندھ حکومت کی غلامی کرنے میں مصروف ہیں. دودھ بنیادی ضرورت ہے، اس پہ کوئی کنٹرول نظر نہیں آتا. ابھی بالکل خبر آئی ہے 20 روپے دوبارہ دودھ پہ بڑھنے جا رہے ہیں. جو پرائس لسٹ ہے وہ دکاندار کہتے ہیں 3 سال سے ایک ہی چھپ رہی ہے. کمشنر صاحب منظر عام کمشنر کون ہے؟ کمشنر دیکھا ہے کسی نے؟ کوئی دیکھا ہے؟ کوئی سنا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا کسی نے. یہ مافیا کے لوگ ہیں. کمشنر کراچی ان کا غلام ہے. نویز شیخ جہاں سیکٹری تھا تو بھی ان کی غلامی کرتا تھا. میں کہنا چاہتا ہوں یہ کمشنرز ڈی سیز ایک وقت ہوا کرتا تھا کمشنر افسر ہوتا تھا، عزت کا نشان ہوتا تھا. ڈپٹی کمشنر آج یہ ان کے پٹواری، ان کے چپڑاسی، ان کے پٹے والے، ان کے درباری، یہ ڈی آئی جی، ایس ایس پی، کمشنر، ڈی سی لگے ہوئے ہیں جو ان کے شام کو بیٹھ جاتے ہیں شام کو سائیں کے گھر کے اوپر، چونکہ مال اکٹھا کر. کمشنر کراچی کی ذمہ داری ہے دودھ کی قیمت پہ کنٹرول کرنا. اور قیمتیں صرف دودھ پر نہیں بڑھ رہی ہیں. آپ کو بتائیں کہ پیٹرول 1.5 روپے سستا مگر LNG 5 روپے مہنگی ہو گئی ہے. اوگرا نے آج سے LPG کی قیمت میں 5 روپے فی کلو اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد LPG کی سرکاری قیمت 175 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے. اس اضافے کے بعد گھریلو سلنڈر 60 اور کمرشل سلنڈر 228 روپے مہنگا ہو چکا ہے. اب گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2060 روپے ہو چکی ہے، جبکہ کمرشل سلنڈر 7980 روپے کا ملے گا. اور ایک سال میں گھی، تیل، انڈے، چکن اور گوشت کے دام 30% سے زائد بڑھ گئے. اگست میں مہنگائی کی شرح 8.4% کی سطح پر برقرار رہی. شہری علاقوں میں مہنگائی 8.3% رہی. دیہی علاقوں میں 8.4% ریکارڈ کی گئی. بات کر لیتے ہیں شکیل احمد سے. شکیل احمد بتائیے گا فیکٹس اینڈ فگرز. دیکھیں جو اگست کے جو CPI یعنی کنزیومر پرائس انڈیکس کے نمبر سامنے آئے ہیں اس کے مطابق 8.4% اینول جو انفلیشن ریٹ ہے وہ ریکارڈ پہ ہے. جولائی میں بھی یہی تھا نمبر، لیکن اگست 2020 میں یہ 8.2% تھا. اور اس حکومت کے دور میں 14.6% جو ہائیسٹ انفلیشن رہا ہے وہ جنوری 2020 میں ہے. اگر اشیاء کی قیمتوں کا سالانہ جو موازنہ اس کو دیکھا جائے تو ایک سال کے اندر جو ہے وہ مختلف اشیاء جو ہے وہ کافی مہنگی ہوئی ہیں. مثلاً ایک سال میں گھی 36% سے زیادہ، ٹماٹر 35%، کوکنگ آئل 34%، انڈے 23% سے زیادہ مہنگے ہوئے. اور اسی طرح چکن کے دام 20% سے زیادہ بڑھے، اور گوشت بھی 13% سے زائد. اور اس کے علاوہ دودھ بھی مہنگا ہوا تقریباً 10 سے 11%، اور موٹر فیول تقریباً 16% مہنگا ہوا. تو یہ وہ عدد و شمار ہیں جو سامنے آئے ہیں. ریڈی میڈ گارمنٹس، اس کے علاوہ جو صحت کی سہولیات ہیں، تعلیم، اس میں بھی مہنگائی دیکھنے میں آئی. اور تعمیراتی سامان جو ہے وہ تقریباً 10.5% مہنگا ہوا ہے. فوڈ انفلیشن جو اربن ایریاز میں ہے وہ 10 سے 12% اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ مہنگائی کا نمبر جو ہے وہ سٹیبل ہے، ہائر سطح پہ 8.4% ابھی بھی برقرار ہے. بہت شکریہ شکیل احمد آپ کا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں کنٹینرز کے کرایوں میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. 7 ماہ کے دوران کرایہ 1,70,000 سے بڑھ کر 11 لاکھ تک جا پہنچا ہے، جس کے باعث ایکسپورٹ آرڈرز ملنا بھی بند ہو چکے ہیں. اسی حوالے سے بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عبدالاحد. جی بالکل، ایکسپورٹرز ایک بار پھر سے مشکل میں پھنس گئے ہیں کیونکہ جو ملکی معیشت ہے وہ ایک بار پھر سے خسارے میں جانا شروع ہو چکی ہے. ہماری ایکسپورٹ کے اندر ایک بار پھر سے ڈکلائن آنا شروع ہو چکا ہے. ہمارے ساتھ ایکسپورٹر عارف احسان ملک صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. دنیا کی 8 بڑی شپنگ لائنز وہ مل کے منی میکنگ کر رہی ہیں. دیکھیں دنیا میں کوئی اس وقت وار نہیں ہے، کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے، کوئی پیٹرول کی پرائسز ایکسٹرا آرڈینری جو ہے نہیں بڑھی. اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ صرف منی میکنگ ہے. 10 سال کی جو ان کی پروفٹ تھی وہ 6 ماہ میں انہوں نے ارن کیا ہے. تو پاکستان کی ایکسپورٹس اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہٹ ہو رہی ہیں. منتھ آن منتھ بیسس پہ ہمارا 12% کا ڈکلائن آیا، اور ابھی اگست میں اور ڈکلائن سامنے آئے گا. جتنا بھی فورن بائر ہے اس نے پاکستان کو آرڈر دینا چھوڑ دیے ہیں کیونکہ ریٹس بہت زیادہ ہائی ہو چکے ہیں. اس وجہ سے ایکسپورٹ کے اندر ڈکلائن آ رہا ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح سے برقرار رہی تو ایکسپورٹ شدید متاثر ہوگی، اور جتنے بھی ایکسپورٹ یونٹس ہیں یہاں پر وہ بھی شدید متاثر ہو سکتے ہیں. جی عبدالاحد اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے مختصر وقت میں انخلا کو تاریخی کارنامہ قرار دیا ہے.
जंग के खात्मे की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, बोले अंदाज़ा नहीं था सदर अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार हो जाएंगे और 3 लाख अफगान फौजी हथियार डाल देंगे। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि सोमालिया और सूडान से हमें खतरात का सामना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। अभी आपको बताएं कि मुशावरत मुकम्मल हो गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत के लिए जिम्मेदारों के नामों को हतमी शक्ल भी दे दी है। मुल्ला याकूब को वजीर दिफा और सिराजुद्दीन हक्कानी को वजीर दाखिला बनाए जाने का इम्कान है। मौलवी अमीर हक खान मुत्तकी वजीर खारजा और ज़बीउल्लाह मुजाहिद वजीर इत्तलात बनेंगे, जबकि रहबरी शूरा के 3 रोज़ा इजलास में अहम फैसलों के बाद मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर कंधार से काबुल पहुँच गए हैं। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर को रईस शूरा की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। मुल्ला हिफ्तुल्लाह ने अबूरी काबीना के नामों की मंजूरी दे दी है, जबकि आइंदा चंद दिन में ऐलान भी मुतवक्के है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का दौरा GHQ सिपह सालार जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात में अफगानिस्तान से शहरियों के इनखला में मदद पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीनी सफ़ीर भी आर्मी चीफ से मिले, इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुखलसाना कोशिशों पर पाकिस्तान की तारीफ़ की, यकीन दिलाया कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर की हैसियत से चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान के दौरे पर आए जर्मन वजीर खारजा हाइको मास GHQ पहुंच गए। सिपह सलार जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। काबुल से जर्मन शहरियों के इनखला में पाकिस्तान की मुआविनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है और 2 तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहता है। हाइको मास ने इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर भी बात की। चीनी सफीर नोंग रोंग की भी आर्मी चीफ के साथ GHQ में बैठक, अफगान सूरत हाल और इलाकाई अमन के हवाले से 2 तरफा ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। जनरल क़मर जावेद बाजवा का CPEC के खिलाफ तमाम साजिशें नाकाम बनाने का आज़म। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना और मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, चीन बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। तंज के तीर, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन में। अफगानिस्तान में दाइश और तालिबान की लड़ाई का खतरा है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर को इंटरव्यू में कहा, पुरअमन अफगानिस्तान मुस्तहकम पाकिस्तान की अलामत है। चमन और तूरखम बॉर्डर बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। कोई आना चाहे तो उसको 21 दिन का वीज़ा देंगे। अफगानिस्तान का स्टेबल होना, पुरअमन होना, मुस्तहकम होना पाकिस्तान का मुस्तहकम होना और तरक्की करने की अलामत है। हमारा और उसका पड़ोस है और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस तरह उन्होंने दुनिया की सारी जो मुतालबे हैं और बातें हैं वो मानी हैं, तो एक अच्छी बात है। अब देखना ये है कि अगले 1-2 महीने में जब हुकूमत बनने के बाद उनकी हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं। दाइश से उनकी लड़ाई बहरहाल होगी। कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, लेकिन अमेरिका तो अफगानिस्तान से जाते हुए अरबों डॉलर का फौजी साजो सामान छोड़कर गया है, जो अब तालिबान के कब्जे में आ चुका है। तालिबान के हाथ लगने वाले माले गनीमत में 22,000 से जायद HMV गाड़ियां, 8,000 फौजी ट्रक, 634 ML117 बख्तरबंद गाड़ियां, 155 MSX प्रो माइन प्रूफ गाड़ियां, 169 ML113 बख्तरबंद गाड़ियां और 42,000 SUV शामिल हैं। असलहे की बात करें तो 3.5 लाख से जायद असॉल्ट राइफल्स, 64,000 मशीन गन्स, 1.25 लाख से जायद पिस्टल और दीगर छोटे हथियार हैं जो अब तालिबान के पास हैं। बुलेट प्रूफ जैकेटों, नाइट विजन आलात और वायरलेस और दीगर साजो सामान का तो कोई शुमार ही नहीं, मगर इन सब से बढ़कर वो तैयारे और हेलीकॉप्टर्स हैं जिन पर अफगान फौज को नाज था। अमेरिका के फजाई तोहफों में 4 C-130 तैयारे, 23 एम्ब्रस, 28 सेस्ना 208 और इसके अलावा फजाई हमलों की सलाहियत रखने वाले 10 सेस्ना AC-208 शामिल हैं। 33 Mi-17 हेलीकॉप्टर, 33 UH-60 ब्लैक हॉक और 43 MD-530 हेलीकॉप्टर भी अब अफगान तालिबान की मिल्कियत हो चुके हैं। ये सब जंगी साजो सामान अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अफगान फौज को दिया था, मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि अब ये तालिबान के ज़ेर इस्तेमाल है।
वज़ीर आज़म का कहना है बदकिस्मती से माजी में बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दी गई। मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ज़रूरी है कि हम उन्हें तालीम दिलाएं, बिलखुसूस ख़वातीन को इस ज़ेवर से आरास्ता करें। स्कूल वज़ाइफ से इसकी भरपूर कोशिश की जा रही है। इमरान खान इस्लामाबाद में एहसास तालीम प्रोग्राम की तकरीब से खिताब कर रहे थे। मुल्क का इतना बड़ा सरमाया जो सबसे बड़ा सरमाया उसके लोग होते हैं, और जब आप लोगों को तालीम ही नहीं देते तो आप अपने सरमाया को भी ज़ाया करते हैं और बहुत बड़ी जुल्म और नाइंसाफ़ी करते हैं उस तबके पे जिसको आप मौका ही नहीं देते कि मुल्क में वो ऊपर आ सके। एक तो ये इसको एड्रेस कर रहा है आपका जो प्रोग्राम है कि कोशिश करेंगे कि बच्चे स्कूलों में लेके आएँ, लेकिन उससे ज़्यादा इंसेंटिव्स दिया है, इनकरेज किया है कि हम अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने जो मशवरा मानने से इनकार किया था, अब वही मशवरा खुद दूसरों को देने लगी है। पीडीएम असेंबलियों से इस्तीफा दे, बिलावल भुट्टो ने तंज कर दिया। कहते हैं हर हफ्ते मार्च का ऐलान करके पीछे हट जाना हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए नुकसानदेह है। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च तैयार था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था इस्तीफों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च का ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। जब हर एक का अपना बयानिया था तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने ये कन्फ्यूजन्स रिजेक्ट किए हैं। अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत संजीदा नहीं है अवाम के मसाइल हल करने में, वो संजीदा है सियासी इंतकाम करवाने में है, वो नैब को अपना सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए हैं। अपने जो इतने सारे स्कैंडल्स हैं उनका कुछ नहीं होता। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक कहते हैं मौसम बेहतर है, जल्द सड़कों पर होंगे शेख रशीद नहीं जिसे कुछ मालूम नहीं होता। इस्तीफ़ा पहले ही क़यादत के पास है, जब नवाज शरीफ कहेंगे तो स्पीकर असम्बली को जमा करवा देंगे। वो समा के नुमाइंदे इमरान भट्टी से गुफ्तगू कर रहे थे। जी बिल्कुल, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं मौजूदा जो पोलिटिकल सिनेरियो चल रही है इस हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगला लाहे अमल क्या होगा? लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया, तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफ़े लेकर जाएगी साथ, या इस्तीफ़े हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं ओपन डेट के साथ। जब नवाज शरीफ साहब चाहेंगे वो इस्तीफ़े जमा करा देंगे। हम देख रहे हैं कि पीडीएम का सारा सिनेरियो जब से कश्मीर इलेक्शन हुए हैं उसके बाद से मरियम नवाज साहिबा काफ़ी खामोश हैं। उनकी खामोशी की क्या वजह है, क्यों इतनी यकीन नज़र नहीं आ रहा? नहीं तो अब आप कहेंगे मरियम नवाज साहबा तब एक्टिव थी तो शहबाज साहब उस वक्त चुप थे, तो ये कोई वजह नहीं होती। हर एक ने अपनी अब देखना की ज़रूरत क्या है, हर एक ने ये देखना है कि कौन सा वक्त है, किस वक्त किसने एक्टिव होना है, हर एक का अपना अपना रोल है। तो इलेक्शन 2023 में आप जा रहे हैं? ये अल्लाह ताला को बेहतर पता है, मैं शेख रशीद नहीं हूँ। तो क्या जो कहते हैं यार उनको पता ही कुछ नहीं होता। आपका जो मरकज़ी ग्रुप है जहांगीर तरीन, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ राब्ते में है वो? देखें, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मैं एक सियासी इंसान हूँ और मेरा हर एक के साथ एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होता है सिवाय एक आधे लोगों के साथ जो गालम गलोच पे उतर आते हैं। सरदार याद सादिक का कहना था कि वो तहरीक इंसाफ के या शेख रशीद के रहनुमा नहीं है कि वो आइंदा इलेक्शन के हवाले से पेशेनगोई कर सके। जी दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से सूबे का मुतालबा कर दिया है। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं अब शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबे से कम पर बात नहीं होगी। तमाम जमहूरी तरीके इस्तेमाल करके देख लिए हैं, अब मज़ाहिमत ही वाहिद रास्ता रह गया है। हमने तमाम जमहूरी तरीके ज़ाब्ते वास्ते इस्तेमाल करके देख लिए, अब मज़ाहिमत वाहिद रास्ता रह गया है। सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल जनूबी सिंध सूबे के कम पर किसी चीज पर अब तैयार नहीं होंगे। 14-15 साल में सिंध के शहरी इलाकों के 40% कोटे में 4% भी सिंध के शहरी इलाकों को नहीं मिला है। नलकों में आने वाले पानी का मसला नहीं है, कराची का मसला, सिंध का मसला हुक्मरानों की आंखों के पानी का मसला है। वजीर आला ने कहा है कि आने वाले दिनों में कराची के लोग पानी को तरसेंगे। अगर पानी के मसले में कराची को तरसाया गया तो आइंदा तुम हुक्मरानी के लिए तरसोगे।
बिलावल साहब काफले लेकर पूरे सिंध में घूम रहे हैं। कोरोना की पाबंदी आपके काफले ने क्या इर्द गिर्द लगाई? कराची कब खुलेगा, कराची कब बंद होगा, इसका फैसला कराची के लोग करेंगे। ये बेहतर है यही गर्दिश दौरा में रहना, दिन शहर में और रात मज़ाफात में रहना, और ये शहर समंदर के किनारे पे है आबाद। इस शहर में रहना हो तो औकात में रहना। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची साइट वली का चौरंगी पर निजी कंपनी के टैंक में धमाके से सब स्टेशन की दीवारें गिर गईं, जानी नुकसान नहीं हुआ। एसपी बल्दिया कैप्टन फैजान के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी और धमाका के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन के साथ निजी कंपनी के टैंक में हुआ। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि वाक़े की इत्तला सुबह 8:26 पर मिली। 9:50 पर फायर टेंडर आग बुझाकर वापस आ गई। अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बिहाड़ी में शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। 4 जिंदगियों का खात्मा करके खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव में सास बहू की लड़ाई पर उमर नामी शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। कत्ल होने वालों में शहनाज बीवी, 2 साल की शानजा, 4 साल का जैन और 5 साल सायरा शामिल हैं। मुलजिम ने शहनाज बीवी के पहले शौहर से एक बेटे और बेटी को छोड़ दिया। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 9 का पार्क तबाह हो गया। मकीन जिब्रान अहमद का कहना है कि पहले पार्क में झूले और घास होती थी, लेकिन अब ये खंडर बन गया है। इलाके का सीवरेज का निज़ाम ख़राब होने के बायस गंदा पानी मसाजिद और स्कूल्स के बाहर जमा हो जाता है। शहरी ने हाथ जोड़कर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब से लियाकताबाद के हाल पर तवज्जो देने की अपील कर दी है। जिब्रान अहमद भाई मेरा नाम है। 22 साल हो गए मुझे लियाकताबाद में। ये पार्क जब हम छोटे थे यहाँ झूले लगे हुए थे, साफ़ सुथरा पार्क था, माली था, लेकिन आज 22 साल हो गए, तकरीबन 8 साल से देख रहे हैं यहाँ कचरा है, बराबर में स्कूल है और यूसी है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ मस्जिद है सामने, गटर का पानी भरा रहता है, लोग अपनी मदद के तहत कराते हैं सारा काम। रात में सन्नाटा होता है तो पार्क से कुत्ते निकल के रोडों पे घूम रहे होते हैं, दोपहर में फिर वही बच्चों को काट रहे होते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। वोट लेने के लिए यहाँ सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। मुर्तज़ा वहाब साहब से गुजारिश है कि डिफेंस की लेफ्टिनेंट में तो भाई पहुँच जाते हैं। लियाकताबाद ये भी कराची का हिस्सा है, इसको साफ़ सुथरा कर दें। यहाँ की गलियाँ वलियाँ बहुत गंदी हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।